नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपिका, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट व इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्री एक्लेम्पशिया के बारे में। प्री एक्लेम्पशिया गर्भावस्था की एक गंभीर समस्या है। अगर इस समस्या की समुचित जानकारी किसी महिला को होती है तथा वह उचित निर्देशों का पालन करती है तो ना ही सिर्फ अपने प्रेगनेंसी के सफर को आनंद पूर्वक पूरा कर सकती है, बल्कि एक स्वस्थ शिशु को जन्म देने में भी महिला सफल हो सकती है। तो चलिए हम जानते हैं अब प्री एक्लेम्पशिया क्या होता है, उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, किन किन जांचों के द्वारा हम प्री एक्लेम्पशिया का पता लगा सकते हैं, प्री एक्लेम्पशिया को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हो जाए तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन, प्री एक्लेम्पशिया क्या होता है। गर्भावस्था के 20 हफ्ते के बाद से अगर किसी भी महिला का बीपी 140/90 से ज्यादा हो जाता है और उसके साथ ही साथ उसके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इन दोनों कंडीशन को मिला के हम बोलते हैं प्री एक्लेम्पशिया। इसके अंदर जो हम बीपी ले रहे हैं वो एक रीडिंग नहीं होनी चाहिए, 2 या 3 रीडिंग लगातार अगर उसकी बीपी के बढ़ी हुई आ रही है तो हम उसको फिर साथ ही में उसके यूरिन में प्रोटीन बढ़ रहा है, एल्बुमिन यूरिया हो रहा है, तो इन दोनों कंडीशन को मिला के हम बोलते हैं प्री एक्लेम्पशिया। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमने बताया बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने का क्या कारण होता है? बीपी इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर कुछ वैसोप्रेसर सब्सटेंस सिक्रेट होते हैं जो ब्लड वेसल्स का स्पाज्म कर देते हैं, जिसकी वजह से महिला का बीपी बढ़ जाता है। सेकंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इडिमा। इडिमा यानी कि महिला का जो फुट होता है, एब्डोमेन होता है, फेस, इन पे स्वेलिंग हो जाती है। ये स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि महिला का जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम होता है, मतलब वेसल्स के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, वो फ्लूइड जो होता है उसका सीप करके एक्स्ट्रा वेस्कुलर वॉल्यूम में चला जाता है, यानी कि इंटरस्टिशियल उसके जो टिश्यूज हैं उसके अंदर पानी भर जाता है। तो हमने जाना कि इसके अंदर बीपी बढ़ा, एडिमा हुआ। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, एल्बुमिन यूरिया होता है। मैंने आपको बताया कि यूरिन से प्रोटीन सिक्रीट होने लगता है, एल्बुमिन प्रोटीन, तो एल्बुमिन यूरिया हो गया। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, हमारा यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जब हमारा बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ने की वजह से तो जो हमारी किडनीज हैं उनके ऊपर इफेक्ट आता है। जो किडनीज के आर्टेरियल्स होते हैं जहाँ पे हमारा फिल्टर होता है ब्लड, वहां पे ब्लड सप्लाई स्पाज्म होने की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। जब किडनी की एफिशिएंसी कम हो जाती है तो धीरे धीरे हमारा सॉल्ट रिटेंशन होने लगता है, और जीएफआर, जिसको हम बोलते हैं कि किडनी की यूरिन बनाने की क्षमता, फिल्ट्रेशन की क्षमता, जीएफआर, तो जीएफआर जो है वो हमारा कम होने लगता है। जब जीएफआर हमारा कम होने लगता है तो हमारा यूरिन आउटपुट कम होने लगता है, और साथ ही साथ जब हमारा जीएफआर कम हो रहा है तो हमारा जो है सॉल्ट रिटेंशन होने लगता है, क्योंकि किडनी की क्षमता कम हो रही है। जब किडनी की क्षमता कम हो रही है तो हमारा सॉल्ट रिटेंशन होने लगता है, और ये तो एक तरीके से विशियस साइकिल बन जाती है कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर इफेक्ट्स द किडनी एंड देन there is salt retention and this salt retention further increases the blood pressure। तो ये हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने से विशियस साइकिल बन जाती है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है हमारा, और हमारा साथ में एडिमा होता है और सॉल्ट रिटेंशन होता है, यूरिन आउटपुट कम होता है, एल्बुमिन यूरिया होता है, यूरिन के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन आता है। फिर उसके बाद हमारा इसके अंदर एपिगैस्ट्रिक पेन, यानी कि सीने के बीच वाले पार्ट में हमें दर्द महसूस हो सकता है, हेडेक, महिला को सर में दर्द जैसा लग सकता है, उसके अलावा उसको धुंधला दिखाई दे सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, और साथ ही साथ उसका वेट गेन हो सकता है, क्योंकि शरीर में पानी भरने की वजह से, जब भी मैंने आपको बताया कि जो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट का फ्लूइड है वो एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में चला जाता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा फ्लूइड है वो हमारा एक्स्ट्रावेस्कुलर। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया इसके अंदर, पहले तो स्पाज्म बताया कि वेसल्स के अंदर स्पाज्म होता है, दूसरा इसके अंदर जो होता है हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब कुछ फ्री रेडिकल ऐसे जनरेट होते हैं जो वेसल्स की परमिएबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है वो एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा एडिमा और वेट गेन होता है। तो ये सारे लक्षण हमें मिलते हैं हमारे प्री एक्लेम्पशिया के अंदर। तो अब ये जान लेते हैं कि ये जो प्री एक्लेम्पशिया है किन किन महिलाओं में ज्यादा होने की संभावना होती है। ऐसी महिलाएं जो पहली बार मां बन रही है, यानी कि प्राइमी ग्रेविडा। उसके बाद ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र या तो बहुत कम है या फिर उनकी उम्र 35 वर्ष से ज्यादा है जब वो पहली बार मां बन रही हैं। फिर उसके बाद
ऐसी महिलाएं जिनमें पहले से ही प्री एक्लेम्पशिया की हिस्ट्री है, जैसे उन्हें पहली प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्पशिया हुआ, या फिर उनकी फैमिली में किसी को प्री एक्लेम्पशिया हुआ है, या फिर फैमिली में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, या फिर ऐसी महिलाएं जिनको पहले से ही प्रेगनेंसी के पहले से ही बीपी बढ़ा रहता है और वो बीपी की दवाएं खाती हैं, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, डायबिटीज की हिस्ट्री है। तो इन सभी कंडीशन में, या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी है, जो जुड़वा बच्चे हैं, इन सभी कंडीशन में महिला को प्री एक्लेम्पशिया होने की संभावना नॉर्मल से ज्यादा होती है। तो हमने जान लिया प्री एक्लेम्पशिया क्या होता है, प्री एक्लेम्पशिया में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं और किन किन महिलाओं में इसके होने की संभावना होती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं ऐसी कौन कौन सी जांचें हैं जिनके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि महिला को प्री एक्लेम्पशिया जैसी बीमारी हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बीपी बताया कि बीपी उसकी रेगुलर आपको मॉनिटरिंग करनी है 20 हफ्ते के बाद से, सुबह शाम बीपी लेना है और चार्ट बनाना है उसका। अगर 140/90 से अबव आ रहा है तो हम उसको माइल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। अगर 160/110 से भी अबव आ गया तो वो फिर हॉस्पिटलाइजेशन उसमें हमें करना पड़ता है, वो सीवियर प्री एक्लेम्पशिया होता है। तो उसमें आप जो है अर्जेंट एकदम हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हमें बीपी चार्टिंग करनी है। सेकंड हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है सीबीसी। सीबीसी के अंदर हम देखते हैं इसमें हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है क्योंकि हीमोलिसिस होती है इसके अंदर। वेसल्स मैंने बताया एंड वो स्ट्रेस होता है वेसल्स के अंदर, जो है हमारे स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से वेसल्स डैमेज होती है जिसकी वजह से हीमोलिसिस होती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, प्लेटलेट काउंट हमारी कम होती हैं। तो सीबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम मिला, प्लेटलेट काउंट्स हमें कम मिली। तो उसके बाद हम एलएफटी कराते हैं। एलएफटी के अंदर हमारे रेज्ड लीवर एंजाइम्स हमको मिलते हैं, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़े हुए मिलते हैं, बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। फिर हम रीनल फंक्शन टेस्ट कराते हैं। तो रीनल फंक्शन टेस्ट के अंदर हमको जो है यूरिया बढ़ा हुआ मिलेगा, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारा बीपी बढ़ता है तो किडनी इफेक्ट होती है। किडनी दो तरीके से इफेक्ट हो रही है, एक तो हमारा किडनी का ब्लड फ्लो कम हो रहा है, दूसरा हमारा जो है एल्बुमिन जो फिल्टर होकर किडनी में आ रहा है वो फर्दर किडनी को डैमेज करता है। तो उसकी वजह से किडनी की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो हमें यूरिया बढ़ा हुआ मिलेगा, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिलेगा जब हम आरएफटी कराएंगे, प्लस यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन कराएंगे या 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन हम कराएंगे तो उसमें हमें एल्बुमिन की मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी। फिर उसके बाद एक हमारा बहुत अच्छा टेस्ट होता है, जैसे हम नॉर्मल अल्ट्रासाउंड जब प्रेगनेंसी में कराते हैं तो उसके साथ ही साथ हम लोग डॉपलर कराते हैं यूटेराइन आर्टरी का। तो यूटेराइन आर्टरी के डॉपलर से हम लोगों को कुछ कुछ अंदेशा मिल जाता है कि इस पेशेंट के अंदर प्री एक्लेम्पशिया डेवलप हो सकता है। इवन हम 12 हफ्ते पे जब एंटी स्कैन कराते हैं तो उसमें भी हमें अगर यूटेराइन आर्टरी में हाई रेजिस्टेंस फ्लो आ रहा है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये वुड बी पेशेंट है जिसमें प्री एक्लेम्पशिया डेवलप हो सकता है। और उसके बाद फिर फर्दर जितने भी अल्ट्रासाउंड होते हैं उनमें सब में हम डॉपलर के द्वारा इसकी तीव्रता का पता लगा सकते हैं कि पेशेंट में ये डेवलप हो रहा है या नहीं, अगर हो जाए तो किस तीव्रता के साथ डेवलप हो रहा है और बच्चे को ये किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है, बच्चे के ब्लड फ्लो को किस हद तक इफेक्ट कर रहा है। ये सारी जानकारी हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन थे जिनके द्वारा हमने ये पता लगा लिया कि हमारा पेशेंट के अंदर ये डेवलप हुआ या नहीं, अगर हुआ भी है तो किस तीव्रता के साथ हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब ये हम जान लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एंटी थ्रोम्बोटिक मेडिकेशन होते हैं। अगर हमें पता लग गया 12 हफ्ते के अल्ट्रासाउंड में एंटी स्कैन से कि हमारा जो है यूटेराइन आर्टरी के डॉपलर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हाई रेजिस्टेंस फ्लो है, तो अपने डॉक्टर के संपर्क करिए। वो कुछ आपके ऐसे एंटी थ्रोम्बोटिक मेडिकेशन होते हैं जैसे एस्पिरिन, वो लो डोज में चला देंगे जिससे कि हमारा जो है बच्चे का ब्लड फ्लो बना रहता है और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती है। और साथ ही साथ इसमें लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन भी चलाया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप अपना कराना है। प्रेगनेंसी का रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप कराने से आपका जो है मॉनिटरिंग होती रहेगी समय समय पे। जांचें सारी जो मैंने अभी बताई, लीवर की जांच, किडनी की जांच, बीपी मॉनिटरिंग, सारी चीजें होती रहेंगी। प्लस बच्चे की ग्रोथ होती रहेगी जिससे हमें पता लगता रहेगा कि हमारी क्या कंडीशन होने वाली है। चलिए अब जान लेते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे होता है। इसका मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि उसको एडिक्वेट रेस्ट करना है, क्योंकि जब रेस्ट करती है कोई भी महिला, प्रॉपर रेस्ट करती है तो उससे उसका क्या होता है, किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जब किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ता है तो उसका बीपी कम हो जाता है, प्लस यूट्रस का भी ब्लड फ्लो, यूटेराइन आर्टरी का ब्लड फ्लो बढ़ता है जिससे बच्चे की ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाती है और महिला का बीपी फॉल हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें रेस्ट। सेकेंड होता है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन।
अगर महिला का वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन दिए जाते हैं, जो कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करके आप वो दे सकते हैं। फिर थर्ड हमारा होता है, अगर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देने के बाद भी महिला का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसकी सांस फूल रही है, उसकी स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, वेट गेन होता जा रहा है, एडिमा बढ़ता जा रहा है, तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा ये बताती हैं कि महिला की स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसी अवस्था में हम उसको डाययूरेटिक मेडिकेशन देते हैं, जिससे कि यूरिन आउटपुट थोड़ा सा बढ़ता है, हार्ट का लोड कम होता है, लंग्स का लोड कम होता है, एडिमा कम होता है। लेकिन ये सारी जितने भी मेडिकेशन है, ये सब आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेनी है। फिर उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है डाइट। डाइट में हमको इसमें क्या लेना है, क्योंकि डाइट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो मैंने इसमें आपको बताया कि इसमें हमारी बॉडी में प्रोटीन का लॉस हो रहा है और किडनी के इफेक्ट होने की वजह से सॉल्ट का रिटेंशन हो रहा है। तो बस हमको यही करना है, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है, सॉल्ट का इंटेक कम करना है। तो हमें डाइट में अपना जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन हो सके, प्रोटीन ज्यादा लेना है, लिक्विड्स ज्यादा लेने हैं, क्योंकि प्रोटीन यूरिन में निकल रहा है तो उसको तो हमें फुलफिल करना है ना, तो प्रोटीन बढ़ाना है। प्रोटीन में हम क्या ले सकते हैं, दूध, दही, अंडा, पनीर और ये सारी चीजें, दालें हो गई, छाछ, ये सब महिला अपना ले सकती है। साथ ही साथ उसको एडिड साल्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है। एडिड साल्ट का मतलब ये हो गया कि जितना नॉर्मल वो खाना खा रही है उससे एक्स्ट्रा फॉर्म में उसको नमक नहीं लेना, जैसे अचार हो गया या बाहर का कोई भी पैक्ड फूड है, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, इस टाइप की कोई भी मसालेदार जो चीज होती है, स्नैक्स होते हैं, ये सब उसको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, बिल्कुल अवॉइड करने हैं। और हो सके तो अगर उसका बीपी जो है नहीं कंट्रोल हो रहा है तो हो सकता है खाने में भी नमक को कम कर सकती है, जिससे बीपी के ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब बीपी डाउन होता है। प्लस उसको जो है मैंने आपको बताया कि इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स डैमेज होती है और एडिमा होता है और वाटर रिटेंशन होता है। उसको कम करने के लिए हमको लेने हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स तो आप मेडिकेशन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। प्लस क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, आपको लेने हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, जिससे आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, आपकी वेसल्स की परमेबिलिटी कम होगी, प्लस आपका एडिमा कम होगा। एज सिंपल एज दैट। आपको फ्रेश खाना खाना है, नमक कम खाना है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, लिक्विड्स ज्यादा लेने हैं और रेस्ट करना है। तो ये सारी चीजें अगर आप इन सभी चीजों का आप पालन करते हैं तो प्री एक्लेम्पशिया के सिवियरिटी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कुछ पेशेंट्स के अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बीपी बढ़ने से मरीज के दिमाग पे असर हो सकता है, उसको झटके आ सकते हैं, उसकी आंखों पे असर आ सकता है, उसकी रेटिना के अंदर हेमरेज हो सकती है, किडनी, मैंने बताया किडनी पे असर आ सकता है, हार्ट पे असर आ सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जितना उन्होंने बताया है, जैसे जैसे जिस फ्रीक्वेंसी पे बताया उस फ्रीक्वेंसी पे उनसे मिलने जाए। अगर एडमिशन के लिए बोल रहे हैं डॉक्टर तो जाके हॉस्पिटल में भर्ती होइए। कभी कभी हमको माँ और बच्चे की दोनों की जान को बचाने के लिए समय से पहले, माँ की जान को बचाने के लिए समय से पहले भी डिलीवरी करानी पड़ सकती है। अगर डॉपलर के अंदर हमको चेंजेस मिल रहे हैं, यूट्राइन आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, इन सब में हमको चेंजेस मिल रहे हैं, ब्लड फ्लो बच्चे का कम है, रिवर्सल है या फिर एब्सेंट फ्लो है, तो हमें अर्ली डिलीवरी का डिसीजन भी लेना पड़ सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसको फॉलो कीजिए, इस कंडीशन से घबराइए मत, इसका सामना कीजिए, इसकी जानकारी का लाभ उठाइए, नमक कम खाइए, हेल्दी खाना खाइए, फ्रेश खाना खाइए, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए, रेस्ट कीजिए और लिक्विड्स लीजिए और अपने प्रेगनेंसी के सफर को आगे बढ़ाइए और एक एंजॉयफुल तरीके से इस सफर को आगे बढ़ाइए और एक स्वस्थ शिशु को जन्म दीजिए। तो ये सारी जानकारी थी जो मैंने प्री एक्लेम्पशिया के बारे में आपको बताई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर में और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं महिला को, वो सब जानकारियां मैं एक के बाद एक आपको देती रहूं।